एरिया स्टार्ट करते हैं, एरिया ए वाई, ठीक है। देखो ए वाई में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं एरिया किस एक्सिस पे निकाल, ठीक है। मान लो हमारा कर्व ऐसा है ना, कोई पूछे एरिया निकालना, बेटा दो चीज डिफाइन करनी होती है, एक लिमिट्स और दूसरा फंक्शन। तो इस बार जो हम स्ट्रिप काट रहे हैं अपनी छोटी सी, ये स्ट्रिप कहाँ जाके टच कर रही है, एक्स को कर रही है, कितना हो जाएगा हमारा dx हो जाएगा ना। तो एरिया जो आएगा वो कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, फंक्शन इस बार देखो यहाँ x x x x चल रहा है, मतलब dx लिख दिया, मतलब यहाँ क्या लिखना चाहिए y dx, कोई दिक्कत ही नहीं, y में देखना। अगर मान लो यही कर्व ऐसे होता, ध्यान से देखना, अगर कल को ये कर्व ऐसे हो जाता है ना, तो इस केस में हम स्ट्रिप काट रहे हो, कैसे काटते है ना। इस बार स्ट्रिप पे कितना आया dy, और चेंज किस में होगा x में। तो इस वाले केस में एरिया का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x dy। अब बात करते हैं लिमिट्स, है ना। बेटा dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लिमिट्स कहाँ रखोगे, x से रखोगे कि y से, x से रखोगे। dx कहाँ से काटना शुरू करोगे, कहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पे जो लिमिट डिसाइड होगी वो कौन डिसाइड करेगा, x एक्सिस। तो मान लो यहाँ पे हमने a लिख दिया और यहाँ पे b लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा x, समझ में आ गया। अच्छा इधर आ जाओ, x dy हमने स्ट्रिप इस बार ऐसे ही काटी, अभी कितना हो जाएगा बताओ, c से d लिख देते हैं, कुछ और नंबर लिख देते हैं ना, जैसे यहाँ पे c हो गया और यहाँ पे कितना हो गया d हो गया। तो हम कहाँ से का इंटीग्रेशन कर देंगे, c से d, आसान सी बात है ना। अब कुछ कर्व हैं जो आपको पता होने चाहिए, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट वाली बात है। ये तो पैराबोला वाले कर्व है, पैराबोला वाला कर्व कैसे बनता है सुनना। मान लो पहला कर्व हमें ऐसे मिलेगा y² = 4ax, इसका कैसे बनेगा, इसको देखना है कि किस तरफ प्लस x की तरफ, इसका कर्व कैसे बनेगा, ऐसे सही है। दूसरा अगर मान लो ये लिखा है y² = -4ax, अब ये कैसे बन जाएगा, नेगेटिव साइड में बन जाएगा, ये हमारा बन गया नेगेटिव साइड। ये ऐसे बन जाएगा ना, ये क्या होगा, y² = -4ax। तीसरा कैसे बनेगा बताओ, x² = 4ay, तो इस किस तरफ बनेगा, y की तरफ बनेगा, इसका कर्व कैसे आ जाएगा हमारा, ठीक है। अभी यही हो जाएगा, देखो x² = -4ay, तभी ये कितना आ जाएगा नीचे y की तरफ, है ना। तो ये y ऐसे और ये y, चारों पैराबोला याद है, कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है कि इधर लीनियर वाला जो टर्म है वो किसका है, प्लस x का है, माइनस x का है, प्लस y का है या माइनस, बस इतना देखना, समझ में आ गया बात। अच्छा इसके बाद अगला वाला जो शेप है दैट इज इलिप्स, जो बहुत ज्यादा यूज आ रहा है यहाँ पे, है ना। इलिप्स क्या होता है जरा देखना, इलिप्स की इक्वेशन ऐसी होती है, देखो x² / x² + y² / b² = 1, ठीक है। अभी ध्यान से इलिप्स का डायग्राम ऐसे बनता है क्या, ठीक। इसमें ये वाली जो होती है इसको हम a कह दे रहे हैं और इसको क्या कहते हैं, b कहते हैं, है ना, ठीक। अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका एरिया अगर हमें निकालना होगा, इक्वेशन याद रहेगी। अब अगर इसका एरिया निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इसका, मतलब डायरेक्टली याद करवा रहे हैं ना, पाई ab। जैसे एग्जाम में हम कुछ भी आंसर आए, मान लो हमसे गलती हो गई तो हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं लास्ट में जाके, पाई ab। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मान लो ऐसे लिखा है x² / 60 + y² / 9 = 3, सॉरी 1। अब हमसे कोई बोले बताओ कितना एरिया आएगा इस इलिप्स का, तो कितना आएगा 16a², मतलब a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 3, ये समझ में आया। अच्छा एरिया कितना होता है पाई ab, 4 × 12 एरिया होता है, समझ में आया जी। तो एरिया याद रखिए हमेशा क्या होता है, पाई ab होता है, बहुत बढ़िया। दो पैराबोला के बीच का एरिया भी याद करवाया था, एरिया बिटवीन टू पैराबोलास, एरिया बिटवीन टू पैराबोलास क्या था, इससे भी फायदा है। मान लो दो पैराबोला के बीच में एरिया निकालना हुआ तो आंसर कुछ संभावना है 70-80% गलती आएगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत जल्दी वाली हो जाती है ना। आंसर गलत आए लेकिन आएगा सही, कैसे सही आएगा बोलो, 16/3ab, a पहला बोल, a कैसे निकालोगे, 4a को जैसे ऐसे लिखा है y² = 9x, बेटा यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है
फोर ए की वैल्यू 9, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 9/4 है। ये ध्यान रखना, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब कंपेयर किया ना, x का कोएफिशिएंट 4 है, 9, तो 4 9, तो ए की वैल्यू आ गई। ऐसे दूसरा पैराबोला भी होगा, उसके भी ए की जगह b बोल देते हैं, b की वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू मिल जाएगी, पुट कर जैसा तुम्हारे पहले क्वेश्चन में से पहले आंसर बता दो। वही तो कुछ करके ऐसे बता देंगे डायरेक्ट। ये देखो जितने हमने शॉर्टकट बताए हैं, इनको याद रखने से फायदा होगा हमारा ना। हमारा अगर गलत, ये सारे जो शॉर्टकट बताए हमने उनमें बताए हैं जिनमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन का आंसर अच्छा आना चाहिए, पूरा पेज भरा हमने और आंसर गलत आया तो टीचर क्या देखता है, प्रेजेंटेशन अच्छी है ठीक, आंसर गलत है तो कुछ गड़बड़ कर दिया तो कुछ नहीं, 3 वाले में 2 नंबर देके वो आगे बढ़ जाते, तो हम 1 नंबर का नुकसान क्यों करें, शॉर्टकट याद रखेंगे, वो 1 नंबर ही वहां से निकाल लेंगे है कि नहीं, कहीं से कुछ छूटना नहीं है, जहां से पॉसिबल है वहां हर जगह से हम नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, तो एरिया का फॉर्मूला 16/3, ये भी दो पैराबोला के बीच का एरिया जब इसका कितना होता है, पाई एबी होता है, ठीक है। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, दो इक्वेशन लिखेंगे हम, सुनना जरा ध्यान से। एक होगी x² + y² = r²। ये वाली जो इक्वेशन होगी, इसका सेंटर कहां पे होता है, ओरिजिन पे होता है, ठीक बात, इसका सेंटर ओरिजिन में होगा, और जो ये इधर वाला टर्म होगा वो क्या होगा, रेडियस। जैसे एग्जांपल समझाते बाद में निकालते हैं ना, मान लो ऐसे लिखा है x² + y² = 4, इसका एक सर्कल बनाओ, तो इसका ओरिजिन 0 0 और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, हम लिखे r² = 4, तो रेडियस कितना हो गया 2, मतलब अगर हम इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो कितने होंगे बताओ, 2,0। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं भैया। ये आगे ये दो पैराबोला के बीच का एरिया कौन सा होता है, ऐसे जैसे मान लो हमसे ऐसे बोला जाए, एक पैराबोला हमने ऐसे बना दिया, ये कैसे बना दिया, अभी वाला एरिया पूछिए कितना है, समझ गए। मैं इसमें भी तो हम जब वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उसमें भी तो सेंटर, वो जो सेंटर है जो वही है, ओरिजिन ही है। हाँ, सेंटर ओरिजिन है। हाँ, इसमें हमेशा ओरिजिन है, ठीक है। इस वाले केस में दो पार्ट किए, इस वाले केस में सेंटर इज ऑलवेज ए ओरिजिन, दिस इज सेंटर। एक और फॉर्म की इक्वेशन हो सकती है, दैट इज x - x² + y - r²। सही बात। अब h और k क्या होंगे भैया, सेंटर होंगे। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे h और k, मतलब इस वाले में h और k 0 थे तो ओरिजिन बोल दिया था। अब कल को मान लो क्वेश्चन ऐसी दे दी उन्होंने, x - 2² + y² = 16। अब बताओ इसका सेंटर कहाँ है, h की वैल्यू 2, k की वैल्यू 0, इसका सेंटर क्या हो गया 2,0 या ओके, इसका सेंटर हो जाएगा यहाँ पे समथिंग है ना 2,0 पे। रेडियस कितना होगा इसका 4 होगा, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक 2 और ये ऑलरेडी 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6,0 नहीं है, बहुत आराम से धीरे धीरे ऐसे लिखा, ऐसे करके फायदा क्या है, कंपेयर करो, इसका सेंटर क्या है h, k, इसका सेंटर है 0 0। अगर ऐसी इक्वेशन देखेगी, ऐसी इक्वेशन देखेगी तो बेटा इसका सेंटर होगा h, कितना होगा इसका सेंटर h, समझ में आ गया ओके ओके। तो h की वैल्यू कितनी है 2 और k की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका सेंटर कितना होगा 2,0। ऐसे कंपेयर कर लेंगे, ठीक बात। अच्छा, एक और बात रहेगी, उसको भी देख लेते हैं, इसका सेंटर होगा h, k पे, कहीं पे भी हो सकता है वो h, k, ठीक है। हो सकता है ऐसा हो, ये सर्कल बन रहा हो, देखो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर है, कितने हो जाएंगे h, रेडियस कुछ होगा r है ना, कंपेयर कर लेंगे। यहाँ तक कहानी बढ़ी है। अगर हमें दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालना हो, एरिया बिटवीन टू कर्व, देखो इसमें केवल ग्राफ भरे पड़े हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व अगर निकालना होगा तो क्या करोगे बताओ। जैसे मान लो हमने बोला कि एक कर्व हमारा कैसा ऐसा है और एक कर्व करने के बाद कैसा है ऐसा है। अभी हमसे कोई पूछे ये वाला एरिया बताओ, तो ऊपर वाला फंक्शन मान लो क्या है fx है और नीचे वाला फंक्शन क्या है gx है। तो क्या करेंगे,
एरिया इज इक्वल टू ए से बी है ना, लिमिट कहां से कहां, ए से बी, fx माइनस इनटू dx। fx माइनस dx क्यों किया, पहले हमने निकाला fx dx से पूरा एरिया आ गया, फिर हमने निकाला gx dx से, फिर ये व्हाइट वाला एरिया आ गया, पूरे में से व्हाइट वाला हटा दो तो यही वाला तो बचेगा। समझ में आ गई बात, ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, सिंपल है यार। ये हमारा दो कर्व्स के बीच का एरिया आ गया। और क्या नोट पॉइंट याद रखना है, एरिया ऑफ साइन कर्व है ना, कहां लिखें, यहां लिखते हैं, ये देखना उसमें, हां वही दिख रहा है। ठीक, ध्यान रखना साइन कर्व किसके ऊपर हिंदी लिखा, ऊपर यहां लिख देते हैं टप्पे में, हां भाई देखो साइन कर्व और कोसाइन कर्व है ना, किसका एरिया की बात कर रहे हैं, साइन कर्व और कोसाइन कर्व, इनके बीच का जो एरिया होता है, ये जो एरिया है, ये एरिया कितना होता है, 2 होता है, 2 स्क्वायर यूनिट होता है, ये ध्यान रखना। अगर ये 2 है तो आधे का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं, अब ये याद रहेगा। तो अगर मान लो साइन और कॉस का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली ग्राफिकल आंसर करना है ना। एक और बात, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ गेन इंपॉर्टेंट है ना, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कहां बनाएं, मिटा देते हैं ये चीज, भाई पैराबोला मिटा दो, क्रिटिकल पॉइंट पैराबोला हटा, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या बनता है हमारा, वी शेप बन जाता है। बहुत बढ़िया, पैराबोला लिखे, मॉड्यूलस फंक्शन लिया, और लाइन का तो सारे लोग जानते हो ना। ओके, क्या करना था, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ देखो कैसे बनता है, वी शेप बनता है। जैसे मान लो आपको इसका ग्राफ बनाना है, एग्जांपल देते हैं, y mod x, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। मान लो वही वो ऐसे करके y मॉड्यूलस ऑफ x + 2, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, -2x + 2 को 0 पुट करो, इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां आएगा, -2, तो इसका ग्राफ -2 पे वी शेप बन जाएगा। समझ आ गई बात। अभी हमसे कोई बोले नहीं, हमको इसका ग्राफ बनाना है, y मॉड्यूलस ऑफ x + 2, सिंपल रखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x + 6, इसका बनाना होगा तब, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0, मतलब 0 पे जाएगा। लेकिन x = 0 पे y की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो बनेगा तो यहीं पे, बट y की वैल्यू उस टाइम कितनी होगी, 6। इसका ग्राफ ऐसे जाएगा क्या, समझ में आई वाली बात की नहीं, वी शेप तो बनना ही है, क्रिटिकल पॉइंट इसका 0, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, देखो 0 डालो, 6 है, 6 पे बना दो भाई। अगर ये ऐसे दे देते, अब इसका आप लोग बताओ, अगर आपने समझ लिया तो, मॉड्यूलस ऑफ x + 2 - 6, इसका क्या है, पहले -2 क्रिटिकल पॉइंट, -2 क्रिटिकल, मतलब यहां से जाता अगर ये 6 नहीं होता तो, बट ये 6 ने क्या कर दिया, आगे ग्राफ को नीचे कर दिया ऊपर, x = -2 डाल दोगे क्रिटिकल पॉइंट पे, ये वाला टर्म तो 0, y की वैल्यू -6, मतलब यहां से बनेगा क्या इसका, तो इसका ग्राफ समझ पाए क्या, नहीं समझे तो एक बार दोबारा देखना, फिर आ जाएगा। मॉड्यूलस फंक्शन से ऐसा ही फंक्शन बनाने के लिए आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अभी एक बचा है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक, इसको हटा दें, ओके। अब बच्चा लाइन की इक्वेशन को कैसे प्लॉट करते हैं ना, सारे लोग को पता है लाइन कैसे प्लॉट करते हैं, चलो ये भैया लाइन देखो कैसे प्लॉट करते हैं, 2x + 3y = मान लो 6 है ना। अब कोई बोले इस लाइन को प्लॉट करो, तो कैसे प्लॉट करेंगे, घर बनाएंगे, टेबल्स है ना, ये x हो जाएगी, y हो जाएगी, x में 0 डालोगे तो y की वैल्यू 2, y की जगह 0 डालोगे तो x की वैल्यू 3। अब कर बना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 1 2, यहां पे मिलेगा क्या पॉइंट, फिर x की वैल्यू 3, 1 2 3, y की वैल्यू 0। अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर देना है, मिला देना है। समझ में आया लाइन का ग्राफ कैसे बनना है, ये ऐसी छोटी सी टेबल बना लिया, लाइन का ग्राफ बन गया, सही बात। एक और बात बची, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई मुश्किल काम नहीं, एक ग्राफ से वैल्यू निकालो x या y की, और दूसरे वाले में क्या कर दो, पुट कर दो, तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी, तो x और y से क्या निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लास्ट कॉन्सेप्ट बताना है, बस खत्म हो जाता है। ये सारा सुन लिया ध्यान से, क्या क्या है, हां भाई क्रॉस प्रोडक्ट वाले से नहीं कर सकते, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में था
ये करो, इससे दिमाग फ्रेश हो जाता है। सीरियस नोट पे क्या है, हम करते हैं जिस दिन हमारा स्ट्रेस एकदम पीक पे पहुंच जाता है, ये लगता हो गया निकल जाएगा, तब ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं, एकदम फुल लेवल बैठ के जहाँ बोल रहे हैं ना ऊपर वाले, वहाँ बैठ के आराम से शांत बैठते 15-20 मिनट, तब जाके सारी उथल शांत होती है। इसके बाद अभी क्या बच गया, हाँ एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया, दैट इज देखो मान लो कल कोई ऐसे बोले, ध्यान देखना प्लीज ध्यान दें, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ये सर्कल है मान लो, ऐसे एक लाइन बना दी, अब कोई पूछे कि हमें किस के बीच का एरिया बताओ, लाइन सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया बताओ, तो हमसे वो ये वाला एरिया पूछ रहे हैं। ये एरिया देखो एक लाइन के नीचे नहीं है खाली, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इंटीग्रेशन करें तो लिमिट पुट करें, मान लो समथिंग यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है, तो इसको आप कैसे करोगे, a से b y ऑफ लाइन dx प्लस फिर ये किसके नीचे का y है, सर्कल के नीचे, तो क्या लिखेंगे b से c y ऑफ सर्कल dx। समझ पाए क्या क्लियर हो गई, क्या बोलना चाह रहे हैं, y ऑफ लाइन मतलब लाइन के नीचे का एरिया ना वाला, तो y ऑफ लाइन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे y ऑफ लाइन, अगर से लिखा 3x 4y 2, तो लाइन का y कैसे निकलेगा, 4y 2 3x, 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 3x 5, यहां पुट कर दोगे, सही है। ऐसी सर्कल का y निकाल लो, कि मान लो सर्कल की इक्वेशन ऐसे दे दी उन्होंने x² + y² 9, अब यहां से y² की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 9 - x² y = 9 - x², वही सर्कल डाल दिया, समझ में। तो अगर फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल देता है एरिया के अंदर अंदर, तो आपको उसको 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। क्लियर होगी वाली बात। एक और कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया ना, हां लास्ट क्या, ये सब क्वेश्चन की फॉर्म में बता रहे हैं, क्वेश्चन आएगा तो उनका सबका यूज होगा। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है जरा सुनो, मान लो कल को एक ही फंक्शन में आपको एरिया मिलता है x एक्सिस के नीचे और ऊपर, है ना, ये एरिया क्या है बिलो x एक्सिस, बिलो x एक्सिस है ना, और ये यहां तक मान लो हमें निकालना है ना, समवेयर यहां से a से b तक हमें निकालना, तो ये बीच में कोई पॉइंट क्या है c, ठीक। अब ये सारा का सारा एरिया लाइन के नीचे ही तो है, तो कोई ऐसे कर देता कि मैं y ऑफ लाइन dx और मैं इंटीग्रेट कर दूंगा डायरेक्ट a से b, ये अप्रोच गलत हो जाता है, क्योंकि ये एरिया नेगेटिव आएगा और ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है ये अबव x एक्सिस है, अबव x एक्सिस, इसका एरिया कैसा आएगा पॉजिटिव, और इसका एरिया कैसा आएगा हमारा नेगेटिव, सही बात है। अब हम ये कर देंगे तो इसमें क्या गड़बड़ होगी समझ में, सही कैसे करेंगे फिर, तो हम इसको सही ऐसे करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे a से c y ऑफ लाइन dx, ये आंसर नेगेटिव आएगा, सही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड्यूलस करना, ठीक। फिर क्या करोगे, प्लस c से b, अगेन लिखोगे भाई y ऑफ लाइन dx, बट ऐसे क्यों किया सबको समझ में आ गया, बिलो x एक्सिस और अबव x एक्सिस, एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके से इसका आंसर क्लियर हो गई वाली बात। बस इतना ही था ये चैप्टर, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं तो बस आपको केवल वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, समझ में आ गया। तो आप इसको देख लेना, अगर आपको कोनो कंफ्यूजन है ना इस चैप्टर